अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। वेलकम बैक। आज है हमारा एमडीकेट सीरीज के एमसीक्यूज अबाउट एसी करंट, सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 5, अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज। एंड दिस वीडियो इज फॉर वन ऑफ द स्टूडेंट नजम told that upload AC with MCQs with concept, so it is for him and all other students. हम कोशिश करेंगे यहाँ पर कंसेप्ट के साथ सारे एमसीक्यूज को क्लियर करें। विदाउट कंसेप्ट एमसीक्यू इज नथिंग। टू सॉल्व एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इसका कंसेप्ट आना चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पर ईच एमसीक्यूज को कंसेप्ट के साथ क्लियर करें। So it is the first MCQs of AC current या voltage. Alternating current is one which changes in. यानी आपके पास जो करंट है अल्टरनेटिंग, वो कौन सा करंट है जो इन ऑप्शन में से, यानी मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बोथ ऑफ देम में किसी को भी चेंज करे तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो करंट को अल्टरनेटिंग करंट बनाता है। तो याद रखना, अल्टरनेटिंग करंट का एक ही डिफिनेशन है और वो है विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन। हर वो करंट जो अपनी डायरेक्शन को बार बार चेंज करे, यानी वो करंट दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, वो करंट जो बार बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करे, ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन हमारे किताब में, हमारे बुक में, चलिए मैं इसके 2-3 एग्जांपल लिख देता हूं। लाइक सपोज लाइक दिस, लेट हम इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, इसको नेगेटिव मान लेते हैं। पॉजिटिव मींस वन डायरेक्शन, नेगेटिव मींस अदर डायरेक्शन, मतलब अपोजिट डायरेक्शंस है। अगर एक करंट है ऐसा, अब इस करंट का मकसद क्या है कि ये करंट अपनी डायरेक्शन को बार बार चेंज कर रहा है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो कभी एक डायरेक्शन में कभी दूसरे डायरेक्शन में। अब इसको हम क्या बोलते हैं? एसी करंट बोलते हैं। अब लेट्स सपोज एक करंट ऐसा है, फॉर एग्जांपल अब ये भी कौन सा करंट है? ये भी एसी करंट है। क्यों? क्योंकि एक बार इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव, दूसरी बार इसकी डायरेक्शन नेगेटिव है। एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव है, तो ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं? एसी करंट बोलते हैं। अब लेट्स सपोज ऐसे करंट है, अब ये कौन सा करंट है? ये भी पॉजिटिव करंट और ये नेगेटिव है, तो इससे करंट है क्योंकि ये बार बार अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो अगर कोई करंट ए साइज को हम क्या बोलते हैं? एसी करंट बोलते हैं। लेकिन हमारे किताब में जो एसी करंट है वो ये वाला है। इस करंट को हम बोलते हैं कि इसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल बोथ सेम मैग्नीट्यूड का है। अगर ये +5 एम्पियर मैक्सिमम, लेट्स सपोज ये +5 एम्पियर मैक्सिमम करंट है, तो इसके नेगेटिव साइकिल में B ±5 एम्पियर लिखे मैक्सिमम। हमारे कोर्स में इस करंट को फोकस किया। तो इस एमसीक्यू के मुताबिक अगर कोई करंट एसी करंट है तो इसका एक तो डायरेक्शन चेंज होगा, दूसरी इसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर करंट इतना है, यहाँ पर करंट मैक्सिमम है, फिर करंट कम हो गया, फिर और करंट कम, फिर यहाँ पर 0, फिर नीचे इस डायरेक्शन में करंट इतना इस टाइम, फिर इस टाइम इतना करंट है, फिर इस टाइम इतना करंट है। ये भी कौन सा करंट है? ऐसी करंट है। लेकिन डायरेक्शन के चेंज होने के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ये देखिए, ये मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है इसका, हर लम्हा इसका मैग्नीट्यूड एक ही मैग्नीट्यूड है, मतलब कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इसको भी एसी, इसको भी एसी, इसको भी एसी बोलते हैं। लेकिन हमारे कोर्स में इस करंट को फोकस किया कि इसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। सो इसलिए इस एमसीक्यू के जो आंसर है वो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर चेंजिंग। अगर ओवरऑल हम बात करें तो ओवरऑल सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड का हो सकता है चेंज हो सकता है कांस्टेंट हो। लेकिन चूंकि हमारे कोर्स में इसको फोकस किए और इसका सोर्स है एसी जनरेटर, इसलिए हम ऑप्शन सी को टिक मान देते हैं, यानी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर चेंजिंग। तो ये था हमारा पहला एमसीक्यू। दूसरा क्वेश्चन, if VRMS be the root mean square value of EMF,
कौन सा ईएमएफ है? एसी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एसी ईएमएफ वोल्टेज. Its peak value is given by, peak is the maximum value, peak is the maximum, peak means maximum value. What's peak? Peak is the maximum value. याद रखना, wherever this peak is the maximum. And अगर किसी एमसीक्यू में वो आपसे सिर्फ वोल्टेज या करंट की बात करे तो ना तो वो पी की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं आरएमएस की. अब आरएमएस क्या वैल्यू है? हमारे पास एक सपोज हम एक डायग्राम बनाते हैं ऐसी वेवफॉर्म हमारी किताब के मुताबिक ये वाला, जिसका डायरेक्शन भी चेंज होता जा रहा है एंड मैग्नीट्यूड भी. लेट्स सपोज ये एक ऐसी वेवफॉर्म है, इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं, इसको हम नेगेटिव मान लेते हैं. फॉर एग्जांपल इसका जो पीक वैल्यू है लेट्स सपोज वो 10 वोल्ट है और यहाँ पर 0 और यहाँ पर ये -10 वोल्ट. अब जब हम इस ग्राफ को एनालाइज करते हैं तो इसका एवरेज वैल्यू क्या? एवरेज 0 आता है. व्हाट इज एवरेज? एवरेज इज +10 एंड +10/2. यानी आपने इन दोनों को जमा करना है और 2 पर डिवाइड करना है, तो ये +10 -10 है, ये कैंसिल ईच अदर, सो एवरेज वैल्यू इज 0. इसीलिए जब हम किसी ऐसे सर्किट में जिसके अंदर एसी वोल्टेज है, करंट है, हम एक जी मीटर लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर या एमीटर, वहां पर हमें 0 रीडिंग दिखाई देता है. क्यों? क्योंकि वहां पर इसका एवरेज वैल्यू 0 है. अब हम ऐसे करते हैं कि एवरेज की तरह, एवरेज तो नहीं है, हम एवरेज की तरह एक ऐसे करंट निकालते हैं जो एवरेज तो नहीं है लेकिन एवरेज का काम करे. ऐसे वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? वीआरएमएस बोलते हैं. फॉर एग्जांपल ये पी के मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम का मतलब मीन से थोड़ा ज्यादा. अगर ये मीन है तो लेट्स सपोज यहां पर लेट्स सपोज दिस इज वीआरएमएस. अब वीआरएमएस क्या है? वीआरएमएस इज ऑफ एन एसी वोल्टेज, आवर करंट इज V0/√2. VRMS जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं सो VRMS इज V0/√2 और जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो VRMS इज 0.707 V0. अब सवाल क्या बोल रहे हैं हमसे? इफ VRMS with the root means square value, अगर ये VRMS आपके पास, then its peak value maximum value is given by VRMS/√2, √2 into VRMS, 2/2 root into VRMS/2. तो अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो इसको यहां पर शिफ्ट करते हैं तो आपके पास आंसर मिलेगा √2 into VRMS is equal to V0. अब हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? बी ए, 2 root into VRMS, then it is a peak value, then it is equal to peak value. समझ रहे? आप लोग सोच रहे होंगे कि VRMS है क्या? VRMS ऐसा वैल्यू है जो पीक वैल्यू का 70% है. VRMS एक ऐसा वैल्यू है जो पीक वैल्यू का 70% है. वैसे तो अगर हम एवरेज निकालें तो अगर V0 है इसका एवरेज वैल्यू 50% होगा, 50% क्योंकि समथिंग अपॉन 2. लेकिन यहां पर चूंकि एवरेज 0 है तो हम निकालते हैं VRMS which is 70% of peak नॉट या पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू. सो द करेक्ट ऑप्शन इज √2 into VRMS is equal to V0. ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन. ये है क्वेश्चन नंबर 3. If VRMS is the root means square value of EMF, वही क्वेश्चन है. अगर किसी ऐसी EMF का VRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है देन इट्स पीक टू पीक वैल्यू. पिछले क्वेश्चन में हमसे क्या मांग रहे थे? वो सिर्फ पीक वैल्यू मांग रहे थे, पीक वैल्यू. लेकिन यहां पर पीक टू पीक वैल्यू इज गिवन बाय. अब सबसे पहले इसको समझते हैं कि पीक टू पीक वैल्यू क्या है. व्हाट इज पीक टू पीक वैल्यू? अब फॉर एग्जांपल ये एक आपके पास एसी वोल्टेज एक करंट है, ये इसका लेट सपोज पॉजिटिव साइकिल, ये इसका नेगेटिव साइकिल है. अब पॉजिटिव साइड में इसका जो मैक्सिमम है वो +V0 है लेट सपोज पीक वैल्यू, और यहां पर ये -V0 है. अब यहां पर अगर हमसे कोई पूछते कि इसका एवरेज क्या है तो 0 है, तो हम क्या बताते हैं इनको? VRMS बताते हैं. लेकिन अगर आपके पास ऐसा एसी
सोर्स जो ईएमएफ इस तरह प्रोड्यूस कर रहा है। अब इस साइकिल का, इस सोर्स का जो ईएमएफ है, इसका पॉजिटिव पी नॉट वी नॉट ये है मैक्सिमम, और ये नेगेटिव वी नॉट है। तो ऐसे साइकिल का एवरेज जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव से ज्यादा है, तो इसका एवरेज जीरो नहीं है। और अगर हम इसका वी आरएमएस निकाले तो भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आरएमएस निकालने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव का एक होना, तो आपकी किताब में दिया है कि एक है पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल, लेकिन यहां पर पॉजिटिव ज्यादा। तो इस केस में हम जब किसी को वैल्यू बताते हैं तो हम पीक टू पीक वैल्यू, व्हाट इज पीक टू पीक वैल्यू? पीक टू पीक वैल्यू मींस आपने प्लस और माइनस का जो वोल्टेज इसको जमा करना है, यानी आपने वी नॉट को जो पॉजिटिव में और जो वी नॉट नेगेटिव में इसको ऐड करना है, लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ, नेगेटिव के साथ नहीं। ये तो नेगेटिव है माइनस वी नॉट, लेकिन अगर आपने पीक टू पीक वैल्यू बताना है तो प्लस वी नॉट माइनस वी नॉट को जमा करना है, लेकिन सेम साइन के साथ, तो आंसर आएगा टू वी नॉट। अब टू वी नॉट इज पीक टू पीक वैल्यू। अब सवाल में हमसे क्या बोल रहे हैं कि अगर वी आरएमएस है, अब यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं इसको, इसके लाजमी ऐसा ग्राफ नहीं है, यहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं वी नॉट प्लस इंटू वी नॉट, तो क्या बनेगा? टू वी नॉट। आप इसे यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर वी आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, तो इसका पीक टू पीक वैल्यू गिवन क्या है? अब सबसे पहले आपने वी नॉट और वी आरएमएस के दरमियान रिलेशन देखना है कि क्या है। आप जानते हैं कि वी आरएमएस इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन रूट टू। पिछले सवाल में आपको बताया था कि इसको हम एक्सटेंड करें तो क्या बनेगा? तो बनेगा 0.707 यानी 70% ऑफ वी नॉट। अब अगर हम इसको यहां पर शिफ्ट करें तो रूट टू इंटू वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट। अब आपके पास पीक टू पीक वैल्यू का जो वैल्यू है, पीक टू पीक वैल्यू का, वो तो फार्मूला ये आपने लिखा है बोर्ड के ऊपर, तो टू वी नॉट है। अब आपके पास वी नॉट की वैल्यू मौजूद है, आपने इस फॉर्मूले से निकाले वी नॉट को, सो रूट टू इंटू वी आर एम एस इधर पुट करें तो क्या बनेगा? टू इंटू रूट टू वी आर एम एस। तो देखते हैं क्या ऑप्शन में इस ऑप्शन मौजूद है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी, टू into root 2 VRMS is the peak to peak value of AC voltage if VRMS is the root mean square value of AC voltage। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी ये 2 लिखा है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। AC can be measured with the help of, आप इनमें से देख ले, आपने AC को किस इंस्ट्रूमेंट से आपने इसको मेजर करना है। पहला ऑप्शन, एक बात याद रखें, जो भी डिवाइस हो अगर वो DC हो तो DC इंस्ट्रूमेंट ऑलवेज मेजर्स एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज। अगर डिवाइस DC है तो इसीलिए जहां पर डिवाइस DC हो और आपने इससे मेजर करना हो AC, तो दैट डिवाइस विल मेजर, वो डिवाइस आपको AC का एवरेज वैल्यू देगा। और आप जानते हैं द एवरेज वैल्यू ऑफ AC EMF और वोल्टेज इज 0 अकॉर्डिंग टू आवर बुक डायग्राम बुक जनरेटर, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल सेम है। तो ऐसी सूरत में आपको आंसर मिलेगा 0, क्योंकि इसका एवरेज वैल्यू क्या है? 0 है। इसीलिए जो DC इंस्ट्रूमेंट आप यूज करोगे आपको आंसर मिलेगा 0। तो अगर हमने AC को मेजर करना है तो हमने यूज करना है DC डिवाइस नहीं, और फिर ऐसा डिवाइस यूज करना है जो AC को मेजर करे। तो यहाँ पर देखते हैं एमीटर। नो, एमीटर इज अ DC इंस्ट्रूमेंट, इट मेजर्स व्हाट? एवरेज वैल्यू। सो एवरेज से तो AC करंट, आंसर 0 आएगा। मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, ये भी क्या मेजर कर रहा है? दिस इंस्ट्रूमेंट आल्सो मेजर्स एवरेज वैल्यू, सो एवरेज वैल्यू 0। हॉट वायर एमीटर, हाँ, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना जो AC को मेजर कर रहा है, यानी AC करंट को मेजर करने के लिए आपने यूज करना है हॉट वायर एमीटर। दिस इंस्ट्रूमेंट मेजर्स
AC current. These two cannot measure, so hence the correct option is hot wire ammeter. याद रखना, hot wire ammeter measures AC current. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. For a sine wave, the form factor is given by. यानी साइन वेव के लिए, साइन वेव आप लोग जानते हैं, साइन वेव एक ऐसा वे जो साइन ग्राफ को फॉलो कर रहा है, फॉलोज साइन ग्राफ, यानी साइन एंगल को फॉलो कर रहा है, साइन ग्राफ को फॉलो कर रहा है. द फॉर्म फैक्टर इज गिवन बाय, यानी किसी ऐसे ग्राफ के लिए जो साइन वेव को फॉलो करे, साइन ग्राफ को फॉलो करे, इनके लिए फॉर्म फैक्टर क्या है. सबसे पहले व्हाट इज फॉर्म फैक्टर? फॉर्म फैक्टर एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. क्या ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी, मतलब नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं है, कोई क्वांटिटी नहीं है, डायमेंशंस नहीं है. विच डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ AC वोल्टेज या करंट. फॉर्म फैक्टर एक ऐसी क्वांटिटी जो डायमेंशनलेस है और ये किसी ऐसी करंट या वोल्टेज का शेप बता रहा है आपको कि कैसा शेप है. क्या वो इक्वल हाफ साइकिल्स है, क्या पॉजिटिव ज्यादा, क्या नेगेटिव ज्यादा, और इसका जो वैल्यू है वो क्या है. द वैल्यू ऑफ फॉर्म फैक्टर इज गिवन बाय, इसका जो वैल्यू है वो क्या है, वो है आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू. आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, चाहे करंट बोलो चाहे वोल्टेज बोलो, सही. इसीलिए ऊपर भी वोल्टेज, नीचे भी वोल्टेज, वोल्टेज से कट तो इट इज नो यूनिट. ऊपर भी करंट, नीचे भी करंट है, तो एम्पेयर से कट, नो यूनिट, इसलिए डायमेंशनलेस है. अब चूंकि हमारी किताब में जो एसी दिया है, ऐसा एसी है जिसका एवरेज तो 0 है. अगर एवरेज 0 है तो क्या फॉर्म फैक्टर नहीं होगा, लेकिन हम यहां पर पहले हम आरएमएस निकालेंगे. अब हमारे कोर्स के मुताबिक आरएमएस, लेट्स सपोज हम वोल्टेज की बात करें, सेम है दोनों का, तो अगर हम वीआरएमएस की बात करें तो वीआरएमएस इज V0 अपॉन √2. अगर किसकी बात करें, अगर हम आरएमएस की बात करें तो हमारे किताब के मुताबिक जो आरएमएस वैल्यू वो क्या है, द आरएमएस वैल्यू ऑफ आवर एसी वोल्टेज इज V0 अपॉन 2. अब अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज वैल्यू तो 0 है, लेकिन हम यहां पर फॉर्म फैक्टर के लिए हम एसी ग्राफ का जो हमें दिया है, उन्होंने ये वाला किताब के अंदर इसका जो एवरेज है वो तो 0 है, लेकिन हम एक साइकिल के निकालेंगे. किसके लिए? हम इसको निकालेंगे एक साइकिल के लिए, तो सॉरी हाफ साइकिल के लिए. हाफ एक साइकिल का तो एवरेज 0 है, +5 -5 कैंसिल इच अदर, तो हम निकालेंगे हाफ साइकिल के लिए. और हाफ साइकिल के लिए वी एवरेज का जो वैल्यू है वो है 2V0 अपॉन पाई. हाफ साइकिल के लिए जो एवरेज है सो 2V0 अपॉन पाई. अब हमने इनको यहां से उठाकर यहां पर पुट करना है, सो वी विल गेट द फॉर्म फैक्टर. अब फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू इज V0 अपॉन √2 अपॉन एवरेज इज 2V0 अपॉन पाई. अब हम इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं, सो फॉर्म फैक्टर इज V0 अपॉन √2 इनटू, इसको ऊपर उल्टा करते हैं तो पाई अपॉन 2V0. अब V0 से V0 कैंसल, तो बनेगा आंसर पाई अपॉन 2 इंटू √2. So it is the form factor of our sine graph according to our book. Different sine waves have different form factors, क्योंकि different sines का, different AC voltage का different shapes है.
अब this shape is only for having equal positive and negative half cycles. So देखते हैं इस ऑप्शन pi upon 2 into root 2, pi upon 2 into root 2. Yes, the correct option is option number A. This is the form factor of our AC voltage or current. ये था क्वेश्चन नंबर 5. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6. ये रहा क्वेश्चन नंबर 6. Alternating current is converted into direct current by, यानी आपके पास करंट है अल्टरनेटिंग, आपने इसको कन्वर्ट करना है किस करंट में? डायरेक्ट करंट. यानी आपने एसी करंट को कन्वर्ट करना है डीसी करंट. एसी असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, नो. एसी करंट इज विच चेंजेस इट्स पोलरिटी, while direct current is which do not change, यानी polarity remains constant, direction remains constant. So देखते हैं. Let's suppose आपके पास ये एक AC करंट है. अब हम इन डिवाइसेस में से किसी एक डिवाइस को ये करंट देंगे और आउटपुट में हमें मिलेगा सिर्फ डीसी करंट. क्या मिलेगा? हमें मिलेगा डीसी करंट जिसका पोलरिटी कांस्टेंट. सो पहले ऑप्शन की तरफ गौर करते हैं. ये तो जानते होंगे आप लोग, ये एसी करंट है, ये डीसी करंट है. इसका डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है, प्लस माइनस, और इसका डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव. ये भी डीसी करंट है, ये वाला. ये भी हो सकता है. हमारा मकसद सिर्फ क्या है कि डायरेक्शन को चेंज ना करे. अच्छा, डायनामो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल में. जो आप लोग साइकिल के टायर के साथ इसको अटैच करते हैं, फिर इसे आप किसी लाइट सोर्स को ऑन करते हैं. तो डायनामो कैन नॉट डू दिस वर्क. डायनामो इज अ जनरेटर एंड इट प्रोड्यूसेस करंट, कैन नॉट कन्वर्ट एसी इनटू डीसी. तो ये गलत है. मोटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो और वो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करे मैकेनिकल में. तो ये भी नहीं कर सकता क्योंकि ये वर्क कर रहा है. ट्रांसफार्मर ये अलग डिवाइस है. ट्रांसफार्मर चेंजेस द मैग्नीट्यूड ओनली, नॉट डायरेक्शन. ट्रांसफार्मर ओनली मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट. मतलब अगर हम ट्रांसफार्मर को करंट दे तो इनपुट में जो करंट है अगर ये एसी है तो आउटपुट में भी आपको एसी मिलेगा. इसलिए भी नहीं हो सकता. तो क्या देखिए, रेक्टिफायर. रेक्टिफायर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा डिवाइस है जिसको आप एसी वोल्टेज देते हो तो रेक्टिफायर इस एसी को कन्वर्ट करे डीसी में. अब इसके अंदर डायोड्स काम करे. डायोड्स एसी को किस में कन्वर्ट कर रहा है? ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है, रेक्टिफायर, डायोड्स. अब डीसी दो किस्म के. अगर कहीं पर आपको ऐसा डीसी नजर आया जिसका मैग्नीट्यूड तो चेंज होता जा रहा है, जीरो मैक्सिमम, जीरो मैक्सिमम, जीरो मैक्सिमम, जीरो मैक्सिमम, जीरो मैक्सिमम, लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट हो, तो ऐसे डीसी को हम बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी. क्या बोलते हैं? पल्सेटिंग डीसी. एंड अगर आपको कहीं पर ऐसा डीसी नजर आया, ऐसा करंट जो टाइम के साथ डायरेक्शन को कांस्टेंट रखते हुए मैग्नीट्यूड को भी कांस्टेंट रखे, इसको बोलते हैं स्मूथ डीसी या कांस्टेंट डीसी. स्मूथ डीसी या तो कांस्टेंट डीसी. अब फिर हम इसके सामने एक सर्किट लगाते हैं जिसको हम स्मूथिंग सर्किट बोलते हैं. स्मूथिंग सर्किट वो फिर इस पल्सेटिंग डीसी को कन्वर्ट करे कांस्टेंट में. तो इन ऑप्शन में से जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो इसका ऑप्शन है रेक्टिफायर. रेक्टिफायर इज द इंस्ट्रूमेंट व्हिच डज रेक्टिफिकेशन. Rectification is the process of converting AC into DC. So the correct option is rectifier. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7. The output voltage of an AC at any time is given by. यानी अगर आपके पास AC करंट हो, मौजूद हो, वोल्टेज हो, तो इसका जो वैल्यू एनी टाइम, अगर आपसे एट एनी टाइम की बात करे तो याद रखना ये बात कर रहा है इंस्टेंटेनियस वैल्यू की. किसकी बात कर रहा है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज
द वैल्यू एट एनी इंस्टेंट. एग्जाम्पल, आपके पास ये एसी वोल्टेज है. अब इस टाइम इसका कीमत ये है और इस वक्त इसकी वैल्यू ये है और इस वक्त इसकी वैल्यू ये है. तो अगर आपसे इंस्टेंटेनियस की बात करें तो एट एनी टाइम आपसे बात मांग रहे हैं, मतलब हर टाइम के ऊपर. तो अगर ये सवाल आ गया तो याद रखना इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज गिवन बाय v इज इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा t, वेयर यहां पर v इज इंस्टेंटेनियस, v नॉट इज द पीक वैल्यू, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट, ऑफ कॉइल ऑफ एसी जनरेटर. क्यों? क्योंकि एसी वोल्टेज का मेन सोर्स क्या है? एसी जनरेटर है. एंड टी इज द टाइम at which they want AC voltage. So the correct option is V instantaneous is V naught sin omega t. हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि V naught sin 2 pi upon capital T into T. ये भी लिख सकते हैं क्योंकि ओमेगा is 2 pi upon T. और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि V naught sin 2 pi ft, क्योंकि 1 upon T is frequency. तो अगर यह ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, यही ऑप्शन, इट गिव्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू. अगर ये सारे ऑप्शन मौजूद हो तो आपने टिक करना है इस ऑप्शन को. अगर इसके अंदर ऑल ऑफ द अबव ना थे, यानी ये भी दिया था, ये भी दिया था, ये भी दिया था और ये ऑप्शन भी दिया था, तो फिर ये सही है. अगर ये नहीं था तो फिर आपने इसको टिक करना है क्योंकि इट इज द एक्चुअल वैल्यू, द मेन वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज. This was our question number 7. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. The value of capacitive reactance is given by, यानी इन ऑप्शंस में से देख लें कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू आपको कहां पर नजर आएगी, यानी किस फार्मूले से आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू को निकाल सकते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस की. कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज the resistance offered by a capacitor to the value of current, which current? AC current. यानी capacitive reactance is a position offered by capacitor to AC current. AC करंट को जो अपोजिशन मिलेगी कैपेसिटर की वजह से, इस अपोजिशन को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं. और इसका सिंबल है XC. इसका यूनिट है ओहम, क्योंकि ये अपोजिशन है, यानी इट इज रेजिस्टेंस. वेल डन. ये क्या है? रेजिस्टेंस है. कौन सा रेजिस्टेंस? जो कैपेसिटर की वजह से करंट फील कर रहा है. तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओहम है. सिंबल XC और ये रेजिस्टेंस है. अब आप जानते होंगे अगर हम वोल्टेज अप्लाई करें, करंट फ्लो करें और यहां पर रेजिस्टेंस हो तो हम लगा सकते हैं ओहम्स लॉ. एंड ओहम्स लॉ इज V इज इक्वल टू IR. अब यहां पर चूंकि ऐसी करंट है तो हम V ऐसे लगाते हैं और करंट फ्लो कर रहा है I, लेट सपोज, एंड रेजिस्टेंस इज रिप्लेस्ड बाय XC. तो I को नीचे शिफ्ट करते हैं. सो V अपॉन I इज इक्वल टू XC. अब वोल्ट पर एम्पेयर आप जानते होंगे इसका यूनिट क्या है? ओहम है, क्योंकि वोल्ट पर एम्पेयर इज ओहम. सो XC इज इक्वल टू V अपॉन IE. और कितने? XC इज V अपॉन I. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. अब एक बात याद रखना, XC और फ्रीक्वेंसी के दरमियान ताल्लुक है. किनके दरमियान? XC एंड F के दरमियान. जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, जितनी फ्रीक्वेंसी क्या ज्यादा होगी, उतनी ही XC कम होगी. और जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतनी XC ज्यादा. यानी कैपेसिटर जिस करंट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, यानी ऐसी करंट हो, इसको अपोजिशन कम देगी. और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम हो, यानी डीसी करंट हो, उसको अपोजिशन मैक्सिमम देगी. It shows that capacitor एक मिनट allows AC, क्योंकि AC की फ्रीक्वेंसी क्या है? ज्यादा, तो अपोजिशन कम. एंड कैपेसिटर ब्लॉक्स DC,
क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम है, तो फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से मतलब जीरो है फ्रीक्वेंसी, तो एक्सी इनफाइनाइट, इसीलिए कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी while allows AC. This was our question about capacitive reactance, and it was extra information that it allows AC while blocks DC. ये था क्वेश्चन नंबर 8. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 9. Reactance offered by a coil having no resistance in a circuit is equal to, यानी अगर आपके पास एक ऐसी सर्किट है, इट सोर्स सिंबल फॉर एसी, और इसके अंदर आप कनेक्ट करें एक कॉइल को, एक की सपोज इस कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो जीरो है, मतलब द कॉइल हैज नो रेजिस्टेंस. जब आप की को क्लोज करते हैं तो इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, सपोज इस दौरान करंट की डायरेक्शन ये है, तो ये कॉइल इस करंट को जो अपोजिशन ऑफर करेगा, यानी द कॉइल विल अपोज करंट, एंड सच अपोजिशन इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस. क्या? इंडक्टिव रिएक्टेंस. The opposition offered by a coil to AC current is called inductive reactance, while the opposition offered by a capacitor to AC current is capacitive reactance. याद है पिछला क्वेश्चन नंबर 8, capacitive reactance. अब ये क्या है? Inductive reactance, because it is the opposition offered given by a coil to the flow of AC current. अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये किधर से आया, रेजिस्टेंस तो जीरो है. मेरे भाई याद रखना, आपने फेरेडेज लॉ पढ़ा है. फेरेडे लॉ के मुताबिक चूंकि एसी करंट चेंजिंग करंट है, ये बार बार अपने नेचर को चेंज कर रहा है, डायरेक्शन को चेंज कर रहा है. जब ये इस कॉइल से पास करेगा तो म्यूचुअल सेल्फ इंडक्शन की वजह से, किस वजह से? सेल्फ इंडक्शन की वजह से इस कॉइल के अंदर एक करंट इंड्यूस होगा जो हमेशा इस करंट को अपोज करेगा. अब दिस इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज अपोज द ओरिजिनल करंट, कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, and symbol for inductive reactance is XL, and its formula is omega L. या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि XC is equal to 2 pi FL. XC is equal to 2 pi FL क्योंकि omega is 2 pi F, and L is the inductance. L is the inductance. Self induction, याद है self induction चैप्टर 4 में फेरेडेज लॉ के साथ सेल्फ इंडक्शन है, म्यूचुअल इंडक्शन है, एंड 2 पाई इज नंबर, F इज द फ्रीक्वेंसी. अब रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय अ कॉइल हैविंग नो रेजिस्टेंस इन अ सर्किट इज इक्वल टू, मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं? एक्सएल की. आर तो नहीं है, तो अगर एक्सएल की बात करें तो एक्सएल किसके बराबर है? 2 पाई FL के. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, वेयर ओमेगा L इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस. अच्छा, इससे समझते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज करें तो क्या XL इंक्रीज नहीं होगा? क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है. अगर हम फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करें तो क्या XL डिक्रीज नहीं होगा? इट मींस इंडक्टर अलाउस डीसी. क्यों? क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या है? जीरो है, और जब फ्रीक्वेंसी जीरो तो XL भी जीरो. जब XL जीरो तो अपोजिशन जीरो है, तो अपोजिशन जीरो मतलब नो रेजिस्टेंस. आर तो वैसे क्या है? जीरो है. और ब्लॉक्स एसी. क्यों? क्योंकि एसी की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा, सपोज इन्फिनिटी है. अगर एफ इनफाइनाइट बन जाए तो एक्सएल क्या है? इनफाइनाइट. इट मींस इंडक्टर डीसी करंट को अलाउ कर रहा है और एसी को ब्लॉक कर रहा है. ये इट्स रिवर्स ऑफ कैपेसिटर. कैपेसिटर क्या कर रहा था? कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर रहा था, एसी को अलाउ कर रहा था. ये एसी को ब्लॉक कर रहा है, डीसी को अलाउ कर रहा है. सारा खेल फ्रीक्वेंसी का. डीसी में फ्रीक्वेंसी जीरो तो एक्सएल जीरो, तो करंट आई मैक्सिमम ओहम्स लॉ के मुताबिक. और यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट है तो एक्सएल इनफाइनाइट, मतलब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, मतलब टोटल रेजिस्टेंस अपोजिशन इनफाइनाइट है, सो करंट जीरो. इट वाज क्वेश्चन नंबर 9. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 10. ये रहा क्वेश्चन नंबर 10. द अल्टरनेटिंग करंट कैन बी ट्रांसमिटेड
इन आप एसी करंट को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इन ऑप्शन से देख लें। नंबर 1 वेरी लो कॉस्ट, सही है। मसला ये था जब डीसी करंट बन रहा था तो इसका एक मसला ये था कि ये महंगा था। क्या था? थॉमस एडिसन के जमाने में ये महंगा था, महंगा। फिर निकोला टेस्ला साहब ने जनरेटर बनाई, एसी जनरेटर, जिससे आपको लो कॉस्ट पर बिजली मिल रही है। तो ये ऑप्शन सही है, वेरी लो कॉस्ट, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो कम है, कॉस्ट कम है। वेरी हाई कॉस्ट ये सेंस नहीं बनता क्योंकि ये डीसी नहीं, ये एसी है। हाँ, लॉन्ग डिस्टेंसेस, द मसला क्या था? द प्रॉब्लम विद डीसी करंट वाज दैट ये लॉन्ग डिस्टेंस तक, दूर दराज इलाकों तक आप इसको ट्रांसमिट नहीं कर सकते थे, और दूसरी ये महंगा था। तो निकोला टेस्ला साहब ने जनरेटर बनाई, और जनरेटर इज अ डिवाइस प्रोड्यूसेस एसी करंट, एंड एसी करंट इज हैव वेरी लो कॉस्ट एंड कैन ट्रांसमिट द करंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। क्यों? क्योंकि जब हम वायर के अंदर करंट आई को भेजते हैं तो इस वायर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। अब इस रेजिस्टेंस की वजह से पावर लॉस हो रहा था। अब हम पावर लॉस की फार्मूला अगर लगाए तो पावर लॉस इज आई स्क्वेयर आर, आई स्क्वेयर। तो हमने यूज किया ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या कम कर रहा है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप। चलो इसको इस तरह समझते हैं, एक मिनट इसको सही तरीके से समझते हैं। अच्छा, ये था ट्रांसफार्मर, इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। सपोज ये स्टेप अप है। क्या है स्टेप अप? स्टेप अप वो ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर VSVP से ज्यादा है, मतलब प्राइमरी कॉइल के अंदर जो वोल्टेज है वो सेकेंडरी कॉइल से कम है और सेकेंडरी का ज्यादा है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, यहां पर टर्न ज्यादा है। तीसरी बात, जब हम ये काम करें तो हम जानते हैं IS इज लेसर देन IP, यानी यहां पर करंट कम है। अगर VS ज्यादा तो करंट कम, अगर VP कम तो करंट IP ज्यादा। अब जब हम स्टेप अप को यूज करते हैं, जब पावर जनरेटर्स के अंदर वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं वहां पर हम ये यूज करते हैं स्टेप अप। ये क्या कम कर रहा है? ये वोल्टेज को इतना इंक्रीज कर रहा है कि करंट कम से कम ना होने के बराबर, नियर इक्वल टू 0। अब अगर करंट कम है तो पावर लॉस भी क्या है? सो यहां पर नो लॉस, लॉस अगर है तो मिनिमम लॉस है, मिनिमम कम से कम लॉस। तो ये तो फायदा है, एक तो सस्ता, दूसरी ये लॉन्ग डिस्टेंसेस तक आप ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट एनी लॉस। और हम यही चाहते हैं। डीसी फील्ड को क्यों हो गया था? क्योंकि डीसी वाज हाई कॉस्ट एंड कुड नॉट ट्रांसफर ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। अब वजह क्या थी कि हम डीसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते थे? क्यों? क्योंकि डीसी कैन नॉट ऑपरेट ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर नीड्स चेंजिंग करंट and DC current was a constant current, hence it could not operate DC current and can operate AC current, क्योंकि AC is बार बार changing its direction, polarity and magnitude, hence very low cost is also correct, सही, and long distance is also correct. Therefore हम लगा सकते हैं both A and C option को, and it was the benefit of transformer or a genius scientist, and we could transfer over long distance in wires due to less current, तो power losses come, hence we could transfer over long distances. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, using theta is omega t and omega is 2 pi upon capital T, the angle through which the coil of AC generator rotates when T is equal to T by 2 is। चलो समझते हैं इसको पहले। लेट सपोज आपके पास ये AC जनरेटर का कॉइल है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल। लेट सपोज अब इट इज द फॉर एग्जांपल नॉर्मल ऑफ कॉइल। ये कॉइल इस तरह पड़ा, इस तरह, ये नॉर्मल है इस तरह। अब हमने तो इस तरह रखा है। लेट सपोज ये ऐसा पड़ा है, ऐसा, ये नॉर्मल है। अब ये लाइंस है,
सही है। अब लेट सपोज नॉर्मल को हम आउटवर्ड बनाते हैं, ऐसा चलिए, इनवर्ड बनाते हैं, सही है, इनवर्ड, ये नॉर्मल है, इस तरह। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ओमेगा थीटा इज ओमेगा टी एंड ओमेगा इज 2 पाई अपॉन टी, बताएं जब ये कॉइल रोटेट करेगा तो टी बाई 2 टाइम के बाद कितनी एंगल ये रोटेट होगा, क्या होगा रोटेशन। तो हम जानते हैं फार्मूले को, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, हमसे मांग रहे थीटा की वैल्यू। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, बताया क्या ओमेगा टी थीटा के बराबर नहीं है, बराबर है। आप जानते ओमेगा टी ये दिया है उन्होंने, थीटा इज ओमेगा टी, सो v इज इक्वल वी नॉट साइन थीटा। हम क्या निकालेंगे अभी, थीटा को, सो थीटा इज व्हाट ओमेगा टी एंड ओमेगा इज 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इनटू टी। अब बताए जब ये रोटेट करेगा, जब ये कॉइल रोटेट करेगा ऐसा, इस तरह, जब ये ऐसा रोटेट करेगा या तो ऐसा रोटेट करेगा, सो टी बाई 2 टाइम के बाद ये कितनी एंगल रोटेट क्या होगा, पाई 0 पाई बाई 2 या 2 पाई। तो देखते हैं, अब थीटा इज 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इनटू टाइम गिवन इज व्हाट, टी बाई 2, हेंस टी से टी कैंसल, 2 से 2 कैंसल, रेखा गया पाई, यानी 180 डिग्री ये रोटेट क्या होगा, हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज पाई। ये था क्वेश्चन नंबर 11, इजी वन कंडीशंस दिए थे उन्होंने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12। If v is equal to v naught sin omega t and omega is 2 pi upon capital T, the value of alternating voltage v when t is 3t by 4 is, हमसे कह रहे हैं अगर ये कॉइल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है जनरेटर का, और लेट सपोज ये नॉर्मल है इसका इनवर्ट, तो अगर ये रोटेट करेगा तो फ्लक्स विल चेंज, Faraday's law, when a coil is rotated inside a uniform magnetic field, flux changes. When flux changes, EMF is induced. हमसे कह रहे कि बताएं 3t by 4 टाइम के बाद जो इंड्यूस्ड EMF है, वोल्टेज है, इनमें से ऑप्शंस कौन सा ऑप्शन सही है कि इस कीमत को मतलब माइनस वी नॉट सही है, वी नॉट होगी, 0 होगी या कुछ भी नहीं होगी, कितने टाइम के बाद, 3t by 4 सेकेंड्स के बाद। तो देखते हैं, इक्वेशन इज v is equal to v naught sin omega t, omega is given, t is given, so v is equal to v naught sin omega कितनी है, 2 pi upon capital T and time given is 3t by 4। अच्छा, t से t cancel, 2 1s are, 2 2s are, so v is equal to v naught sin, 3 1s are 3 pi अपॉन 2 1s are 2। अच्छा, ये जो साइन 3 पाई बाई 2 है, इसकी जब हम वैल्यू निकालते तो वैल्यू इज -1, मतलब 270 डिग्री, इट इज 270 डिग्री, क्या 200 एंड साइन 270 इज -1, हेंस v इज इक्वल टू -v0, यानी इस वक्त EMF induced in the coil has a value of -v0, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में पीक वैल्यू पर, पीक कीमत है इसकी, किसकी, एसी वोल्टेज की। ये था क्वेश्चन नंबर 12। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये है हमारे दो क्वेश्चंस, क्वेश्चन 13 एंड 14। पीक टू पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज, यानी आपके पास जो एसी वोल्टेज है इसका पीक टू पीक वैल्यू, यार बताया तो था आपको पिछले सवाल में, पीक टू पीक मींस दोनों को आपने क्या करना है, जमा करना है, लेकिन प्लस साइन के साथ। जो पॉजिटिव साइकिल है और जो नेगेटिव साइकिल है, दोनों को आपने ऐड करना है प्लस साइन के साथ, यानी वी नॉट और वी नॉट को आपने ऐड करना है, तो क्या बनेगा, 2v0। इट्स द पीक टू पीक वैल्यू, यानी आपने पॉजिटिव, ये साइकिल था हमारा, ये -v0 था, ये +v0 था। अगर हम +v0 और -v0 को ऐड करें सेम साइन के साथ, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो 2v0। सो 2v0 इज द पीक टू पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज। ये था क्वेश्चन नंबर 13, इजी था,
क्योंकि इसको हमने डिस्कस किया था पिछले सवाल में। क्वेश्चन 14, द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और कंप्लीट साइकिल, इट इज अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। बताया था आपको कि द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज आर करंट इन वन कंप्लीट साइकिल इज 0, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। हमारे कोर्स के मुताबिक जो दूसरे साइकिल से उनके बाद हम नहीं करते, हम बात करते हैं सिर्फ आवर कोर्स के मुताबिक, जितना पॉजिटिव साइकिल उतना ही नेगेटिव साइकिल। तो अगर ये पॉजिटिव साइकिल है और ये नेगेटिव, तो दे विल कैंसिल ईच अदर, सो द V average is 0, hence we have 0 and यहाँ पर to be noted. Both questions were repeated. याद रखना, the average value of AC over a complete cycle is 0, but the average value of half cycle is not 0, it is 2V0 upon pi. याद है आपको, लिखवाया था तुमको, V average is 2V0 upon pi for half cycle, not complete cycle. For a complete cycle it is 0, but for half cycle it is not 0, it is having this value. So देखो दो क्वेश्चंस, क्वेश्चन 13 and 14। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, इन अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, यानी ऑन रेजिस्टेंस ही है, द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, आउट ऑफ फेज, लीड ईच अदर, नन ऑफ दिस। इसको समझते, रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर तीनों के बारे में याद रखना। अगर इफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो, अगर रेजिस्टेंस के अलावा कुछ भी नहीं है, ना तो कैपेसिटर है ना तो इंडक्टर है, याद रखना आपके पास जो वोल्टेज एंड करंट है ये दोनों इन फेज में है। यानी जिस वक्त वोल्टेज मैक्सिमम उसी वक्त करंट भी मैक्सिमम है, और जिस वक्त वोल्टेज मिनिमम उसी वक्त करंट भी क्या मिनिमम। सो दे आर ऑलवेज इन फेज, ऑलवेज याद रखना। अगर प्योर रेजिस्टिव है, अगर कैपेसिटर है, यानी आपके पास या तो कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो, और दोनों मतलब प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, मतलब सिंगल कैपेसिटर या तो सिंगल इंडक्टर या तो रेजिस्टर। अगर कॉम्बिनेशन बन गया तो अलग सी बात है। फिलहाल हम प्योर रेजिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव एंड प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात कर रहे हैं। रेजिस्टिव में V और I इन फेज है, जबकि कैपेसिटर में ये हमेशा आउट ऑफ फेज होते हैं। क्या होते हैं? आउट ऑफ फेज। क्या होते हैं? आउट ऑफ फेज। और इंडक्टर में भी हमेशा आउट ऑफ फेज है। सिंपली रेजिस्टर में इन फेज है, बाकी कैपेसिटर और इंडक्टर में आउट ऑफ फेज है। आप इसको याद करने के लिए ये तो आपने लाजमी याद रखना है। इन रेजिस्टेंस V and I are always in phase, नथिंग। बस इनके लिए एक बार में याद रखें, सिविल या सिविल हॉस्पिटल, सिविल। अच्छा, इन कैपेसिटर करंट लीड्स द वोल्टेज। याद रखना, कैपेसिटर के अंदर करंट लीड्स द वोल्टेज। इन कैपेसिटर करंट आगे है वोल्टेज से। पहले नंबर कौन आ रहा है? वो करंट आ रहा है, तो करंट लीड्स द वोल्टेज इन कैपेसिटर। मतलब जिस वक्त करंट मैक्सिमम हो उसी वक्त वोल्टेज 0 है। अब अगर करंट आ गया 0 पर तो फिर वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएगी। मतलब ये दोनों हमेशा आउट ऑफ फेज है। अगर हम इनको वेक्टर फॉर्म में जाहिर करें, फेज पढ़ा होगा, फेजर डायग्राम। अगर ब्लैक मार्कर इज करंट, लो इज वोल्टेज, तो जिस वक्त करंट मैक्सिमम है उसी वक्त वोल्टेज 0। जब करंट आएगा 0 पर तो वोल्टेज मैक्सिमम, जब करंट माइनस मैक्सिमम अगेन वोल्टेज 0, जब करंट 0 तो वोल्टेज माइनस मैक्सिमम, जब करंट मैक्सिमम तो वोल्टेज अगेन से 0। अब ये जो आउट ऑफ फेज बात है, याद रखना हमेशा आउट ऑफ फेज बाय 90 डिग्री। मतलब करंट वोल्टेज से आगे जा रहा है 90 डिग्री पर,
90 डिग्री, ये देखें 90 डिग्री है, 90 डिग्री। करंट ऑलवेज लीड्स द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90। किसकी बात कर रहा हूं मैं? कैपेसिटर। अब अगर बात आई इंडक्टर की, अच्छा क्या हम किस तरह बोल सकते इस बात को कि कैपेसिटर करंट लीड्स द वोल्टेज, क्या? करंट लीड्स द वोल्टेज, या वोल्टेज लेग्स बिहाइंड करंट, ये भी सही है। वोल्टेज लेग्स बिहाइंड करंट। एंगल कितना एंगल? थीटा इज 90 बाय एंगल ऑफ 90। या तो करंट 90 डिग्री लीड कर रहा है, या तो वोल्टेज 90 डिग्री लेग कर रहा है पीछे। किससे? करंट से। किसके अंदर? कैपेसिटर। बात आई इंडक्टर की। एल इज इंडक्टर। इन इंडक्टर वोल्टेज लीड्स द करंट, क्योंकि वोल्टेज पहले नंबर पर है, बाद में क्या है? करंट है। इन कैपेसिटर वोल्टेज लीड्स द करंट, इन इंडक्टर वोल्टेज लीड्स द करंट। सिविल याद रखना, सिविल, बस कोई कंफ्यूजन नहीं है। इन कैपेसिटर वोल्टेज लीड्स, करंट लीड्स द वोल्टेज, इन इंडक्टर वोल्टेज लीड्स द करंट। वोल्टेज लीड्स द करंट, याद रखना। यानी दे आर आउट ऑफ फेज बाय एन एंगल ऑफ अगेन क्या? 90 डिग्री। अब इस बार वोल्टेज आगे जा रहा है, करंट पीछे। पिछली दफा करंट कैपेसिटर के अंदर करंट आगे जा रहा है, वोल्टेज पीछे, लेकिन इंडक्शन में वोल्टेज आगे जा रहा है, करंट पीछे। अगर वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट जीरो, और जब वोल्टेज जीरो तो करंट मैक्सिमम। दिस इज आउट ऑफ फेज इन फेज। अगर हमसे कोई पूछ ले, अब ये तो आंसर बन गया आपके लिए, इन रेजिस्टर दे आर हमेशा इन फेज, हो गया। ये तो एक्स्ट्रा था, आप इसको नजम खास खराब के लिए आप इसको याद रखना है कि इन कैपेसिटर वोल्टेज लेग्स बिहाइंड, करंट लीड्स। इन इंडक्टर करंट लेग्स, वोल्टेज लीड्स। इन रेजिस्टर दे बोथ आर इन फेज। अब अगर हमसे कोई इसकी वजह पूछ ले कि बताए इंडक्टर एंड कैपेसिटर के अंदर ये क्यों हो रहा है, तो आपने याद रखना है इसका आंसर है रिएक्टेंसेस। Reactances are the opposition given by a capacitor and inductor to the flow of AC current. इस वजह से reactances क्या? Reactance। ये था क्वेश्चन नंबर 15। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। नंबर 16, The basic circuit elements in a circuit are, यानी किसी ऐसी सर्किट के अंदर जो आपके बेसिक एलिमेंट्स है, बेसिक सर्किट एलिमेंट्स है, वो क्या है? थर्मिस्टर है, इंडक्टर एंड रेजिस्टर है, इंडक्टर एंड कैपेसिटर है, ऑल ऑफ द अबव। याद रखना, अगर एमसीक्यू में आपसे बेसिक सर्किट एलिमेंट के बारे में पूछ ले तो वो आपसे ये पूछ रहे कि बताए इस सर्किट के अंदर मैक्सिमम रेजिस्टेंस, मैक्सिमम अपोजिशन इस सर्किट के अंदर कौन ऑफर कर रहा है, बस आपसे ये पूछ रहा है। अगर एसी की बात करें, डीसी की बात करें, नो मैटर, आपसे पूछ रहे कि बताए इस सर्किट के अंदर, यानी ये सर्किट के अंदर कौन डोमिनेंट है? कैपेसिटर है, इंडक्टर है, रेजिस्टर क्या है? याद रखना, एसी के अंदर जो डोमिनेंसी है वो इंडक्टर की है, और डीसी के अंदर जो डोमिनेंसी है वो कैपेसिटर की है। आपको बताया था कि अगर ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है, सो इंडक्टर अलाउस DC blocks AC, while capacitor allows AC blocks DC। तो अगर हम AC सर्किट की बात करें, AC सर्किट, तो ये AC को तो ब्लॉक कर रहा है, मतलब अपोजिशन दे रहा है, इट मींस ये डोमिनेंट है। इस सर्किट के अंदर करंट को कंट्रोल कर रहा है, करंट को कंट्रोल कौन करेगा? रेजिस्टर, इंपेडेंस, मतलब अपोजिशन। तो अगर ये एसी को ब्लॉक कर रहा है, इट मींस इसका जो याद है एक्सएल वो ज्यादा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। भाई आपको बताया था XL is 2 pi FL where XC is 1/2 pi FC। This is the opposition given offered by inductor to the flow of current. This is the opposition offered by capacitor to the flow of current।
अगर हम एसी की बात करें तो ये इसको ब्लॉक करे, मतलब ये एसी इसके अंदर ये डोमिनेंट है। और अगर हम इसकी बात करें, ये तो अलाउ करे एसी को, ब्लॉक कौन कर रहा है, डीसी को, तो ये डोमिनेंट है डीसी सर्किट्स में। अब चूंकि हर सर्किट के अंदर रेजिस्टर भी होता है, तो आपको पता होगा रेजिस्टर वाहिद एक ऐसा एलिमेंट है जो ये देखता ही नहीं कि आप एसी या डीसी हो या वैसा अपोज कर रहा है। आप जानते हो ओहम्स लॉ को। रेजिस्टर एक ऐसा एलिमेंट है जो ना तो एसी को देखता है ना डीसी को, बस हमेशा इसको अपोज कर रहा है। इसीलिए अगर ऑप्शंस में से रेजिस्टर नहीं था तो सही है, वरना अगर रेजिस्टर था तो आपने इसको भी निग्लेक्ट नहीं करना है। तो देख रही इन ऑप्शंस में से the basic circuit elements in a circuit are थर्मिस्टर, सही है, ये रेजिस्टर्स है, स्पेशल रेजिस्टर्स है, याद है करंट इलेक्ट्रिसिटी में थर्मिस्टर्स, टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टर्स, एनटीसी पीटीसी। इसको पहले इधर रखते हैं। इंडक्टर एंड रेजिस्टर, हाँ आ गया, क्योंकि सर्किट तो एसी है एंड एसी के अंदर ब्लॉक कौन कर रहा है, इंडक्टर करंट को ब्लॉक कर रहा है, तो ये सी ऑप्शन है। वैसे रेजिस्टर तो भी मौजूद है। तीसरा, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, नो, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर allows AC, not block the AC, only blocks the DC. All of the above. तो ये तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब इसलिए thermistors are resistors and in this option there is a resistor, so the correct option is option B, inductor and resistors, because they will block the AC current. अगर हम इसी क्वेश्चन को चेंज करें इस तरह, the basic circuit elements in DC circuits are, हाँ डीसी करंट अप्लाई करें, फिर यहाँ पर ये गलत है। क्यों? क्योंकि इंडक्टर अलाउज डीसी, नॉट ब्लॉक द डीसी। फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन चूज करना है कैपेसिटर वाला, चूंकि कैपेसिटर है ही नहीं तो फिर थर्मिस्टर सही ऑप्शन था, क्योंकि रेजिस्टर तो ये नहीं दिखता कि आप एसी या डीसी हो, फिर ये सही ऑप्शन था। अगर यहाँ पर रेजिस्टर एंड कैपेसिटर होता तो फिर ये सही ऑप्शन होता। बस याद रखना, अगर वो ये बात करे कि कौन गवर्न कर रहा है, सर्किट बुनियादी एलिमेंट क्या है, तो आप ये आपसे क्या पूछ रहे हैं, आप सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि बताए इस सर्किट के अंदर करंट को अपोज कौन कर रहा है। बस एसी में इंडक्टर है, डीसी में कैपेसिटर है। चूंकि रेजिस्टर है तो इसलिए हम यहाँ पर रेजिस्टर को भी इंक्लूड किया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ये था क्वेश्चन नंबर 16। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, the dimensions of RC matches with, यानी इस टोटल RC के जो कंपोनेंट्स, इनका डायमेंशंस इनमें से किस ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। सबसे पहले आपने इनका डायमेंशंस निकालना है, तब आपको आंसर मिलेगा। निकालते हैं पहले। आप डायमेंशन तो जानते होंगे, डायमेंशंस आर द पावर्स to which base quantities are raised in order to explain other physical quantities, and dimensional units MLT square brackets tell is nature of physical quantity। सब याद है आपको, फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 लास्ट टॉपिक। ओके, RC, डायमेंशंस ऑफ RC, इसको निकालते हैं। व्हाट इज R? R is resistance, R is resistance and the unit for resistance is, जानते होंगे, ओहम। और ओहम कहां से निकला है, ये देखिए, V is equal to IR, R is equal to V upon I। सो यहां पर वोल्ट एम्पियर, यानी ओहम इज वोल्ट अपॉन एम्पियर। सो वोल्ट पर एम्पियर, क्या वोल्ट पर एम्पियर। अब C निकालते हैं। C इज कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटेंस यूनिट इज फैरड। क्या? फैरड। कहां से निकला है? Q is equal to CV। अब C is equal to Q upon V। सो यहां पर Q चार्ज है, कूलम, और वोल्ट तो वोल्टेज, वोल्ट। सो यहां पर पुट करते हैं डायमेंशंस ऑफ RC। डायमेंशन फॉर R इज वोल्ट पर एम्पियर एंड दैट फॉर C इज कूलम पर वोल्ट। सो वोल्ट से वोल्ट कैंसल, सो कूलम पर एम्पियर। These are dimensions for RC। अब यहां पर निकालते हैं। यहां R is ओहम, R is ओहम, इसको नोट करें, C कूलम पर एम्पियर। इसको निकालते हैं। अब मैं इरेज दिस साइड, एक मिनट, इसको इरेज करते हैं। हम सिर्फ लिखते हैं कि द डायमेंशंस ऑफ RC आर कूलम पर एम्पियर। ओके,
Now we will find dimensions for each term in the options R by L. R by L. So dimensions of RL. अब बताएं R क्या है? R तो रेजिस्टेंस है. R is resistance, and the resistance have I unit of ohm, and ohm is what? यहां से आपने निकाला है या नहीं यार? R is equal to V by I, मतलब वोल्ट पर एम्पियर. अब L क्या है? L is inductance. L is inductance, and inductance has I unit of Henry. Henry क्या? Henry, and Henry is equal to volt per ampere per second. Volt per ampere per second. Chapter 4 self inductance, volt per ampere per second. अब आप इन दोनों को निकाल यहां से उठाकर यहां पर पुट करें. So R by L, R is volt upon ampere डिवाइड बाय यहां पर वोल्ट अपॉन एम्पेयर सेकेंड. अब देखिए इसके अंदर सेकेंड एक्स्ट्रा आ गया तो वोल्ट से वोल्ट कैंसल, एम्पेयर से एम्पेयर कैंसल. अगर कैंसल हो जाए, ओके एक मिनट इसको कैंसल करते हैं लाइक दिस. ये एम्पेयर है, ये वोल्ट है, ये एम्पेयर सेकेंड है. अब इसको उल्टा कर देते हैं. सो वोल्ट पर एम्पेयर इनटू एम्पेयर अपॉन वोल्ट. अब वोल्ट से वोल्ट कैंसल, एम्पेयर पर सेकेंड ये तो नहीं हो सकता. यहाँ पर कूलम पर एम्पेयर है, इट्स रॉन्ग, यानी दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. अब इसको निकालते हैं L अपॉन R को. L अपॉन R, L by R. R by L is wrong. We will continue to find out for L by R. L by R. What is L? L unit is Henry, and Henry is volt per ampere per second, यानी वोल्ट सेकंड पर एम्पियर. इसको वोल्ट सेकंड पर एम्पियर लिखते हैं. ये नीचे सेकंड था, ऊपर आकर -1, ऊपर आकर +1, सो वोल्ट सेकंड पर एम्पियर. अब R निकालते हैं. R is ohm, and ohm is what? V is equal to IR. R is equal to V by I, यानी वोल्ट पर एम्पियर. अब इसको यहां पर शिफ्ट करते हैं, इधर रखते हैं. सो L by R, L is volt second upon ampere upon R is volt upon ampere. ओके, अब इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं. सो वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पेयर इनटू यहां पर क्या बनेगा? एम्पेयर अपॉन वोल्ट. अच्छा, वोल्ट से वोल्ट यहां पर कॉलम एम्पेयर है, वोल्ट से वोल्ट कैंसिल, तो क्या रह गया? एम्पेयर सेकेंड अपॉन एम्पेयर. अब एम्पेयर को कट नहीं करना है. अब आप जानते हैं एम्पेयर सेकेंड इज कूलम. किधर से? I is equal to Q upon T. Q is equal to IT. Q unit is coulomb, I is ampere, T second. So ampere second is coulomb. Hence यहाँ पर पुट करेंगे कूलम को. So coulomb upon ampere. It is also coulomb upon ampere. It is also coulomb. So the correct option is option B, L by R. Have the same dimensions as that of RC. It was question number 17. चलते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ. ये रहा क्वेश्चन नंबर 18. At what frequency 1 Henry inductance offer same impedance as 1 microfarad capacitor. पहले सर्किट बनाते हैं. लेट सपोज ये सर्किट है, यहाँ पर हम बनाते हैं इंडक्टर, यहाँ पर हम बनाते हैं कैपेसिटर, और हम कनेक्ट करते हैं एक एसी सोर्स. अच्छा, इसका कैपेसिटेंस C, इसका इंडक्टेंस L, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस XC. आप जानते हैं XL is equal to 2 pi FL and XC is equal to 1 upon 2 pi FC. These are the reactances, the oppositions offered by inductor and capacitor. आपको बताया था resistor never looks at the current, RUAC or DC, only oppose the current.
the only circuit elements which look at frequency that are SC or DC are inductor and capacitor. अच्छा, इसका frequency suppose F है and such frequency is let's suppose adjustable. क्या? Adjustable. अब जब हम यहां से करंट को निकालते हैं तो यहां इंडक्टर में अपोजिशन XL है और कैपेसिटर में XC. जब हम XL और XC को कंबाइन करते तो इस कंबाइंड रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इंपीडेंस. क्या बोलते हैं? इंपीडेंस. इसका सिंबल Z है. द कंबाइंड रिएक्टेंसेस, the combined opposition given to the flow of AC current by resistor, inductor and capacitor. इसका जो एक्चुअल वैल्यू है Z का फार्मूला Z is equal to R square plus XL minus XC whole square root. This is main formula for Z. Z is the combined resistance offered by capacitor, inductor and resistor. अच्छा, जब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो ये डिक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहां पर फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेशन, यहां पर डायरेक्ट रिलेशन है. करंट विल मिनिमाइज्ड, करंट विल डिक्रीज क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज, एक्सेल इंक्रीजेस. मतलब दिस सर्किट गवर्न्स नाउ, दिस इंडक्टर गवर्न्स, सॉरी इट इज इन द कैपेसिटर, इट इज इंडक्टर, सॉरी फॉर दैट. यानी इंडक्टर नाउ गवर्न्स द सर्किट. और जब हम फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करते हैं, when the frequency is decreased, it increases and it decreases, now governed by the capacitor. In low and high frequencies के दरमियान AC frequency आती है जहां पर इंडक्टर एंड कैपेसिटर एक दूसरे के बराबर अपोजिशन ऑफर करते हैं सोर्स करंट को. ऐसा फ्रीक्वेंसी आता है जहां पर जितनी इंपेडेंस, जितनी रेजिस्टेंस ये ऑफर कर रहा है उतनी इंपेडेंस capacitor. Of such frequency is known as resonant frequency and the symbol given is F0. सवाल क्या कह रहा है? At what frequency 1 Henry inductance offers same impedance as, यानी ये दोनों बराबर impedance मतलब रेजिस्टेंस, यानी ये दोनों रेजिस्टेंस इक्वल आएगा. मतलब जितनी रेजिस्टेंस 1 हेनरी इंडक्टर वाला ऑफर करता है उतना ही रेजिस्टेंस 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर ऑफर करेगा. तो किस फ्रीक्वेंसी पर हम वो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, और इस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है F0 is 1/2 pi LC under root. अच्छा, F0 is equal to 1/2 into 3.14 into L is 1 Henry and C is 10 raised to power minus 6 farad. माइक्रोमीन -6. अच्छा, ये 1 ये -6 बाहर आकर, सो 1/2 into 3.14 10 पावर -3 ऊपर जाकर, ये -6 ऊपर आकर ये एक बाहर रह जाएगा, कैंसिल, ऊपर जाकर +3. जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 159 हर्ट्ज. So the correct option is 159 hertz. At this frequency, the impedance of inductor and capacitor are equal. ये था क्वेश्चन नंबर 18. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 19. For resistance V vector and I vector are drawn. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए V vector I vector क्या है. जब हम AC पढ़ते हैं तो AC स्टडी को इजी करने के लिए हम यूज करते हैं फेजर. फेजर एक ऐसा वेक्टर होता है. फेजर क्या? फेजर एक ऐसा वेक्टर होता है जो हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट दे. अब यहां पर उन्होंने हमें वी एंड आई दिया है, हम इसको ड्रा करेंगे वेक्टर के तौर पर. फॉर एग्जांपल ये वी वेक्टर है लेट सपोज, और ये आई वेक्टर है, क्योंकि ईच वेक्टर इज अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. हमसे कह रहे कि रेजिस्टेंस के लिए आपने V और I को कैसे ड्रा करना है? पैरेलल टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सच दैट V लीड्स द I. नन ऑफ दिस. आपको बताया था कि इन रेजिस्टर V and I are in phase.
और जो वेक्टर्स इन फेज हो इनको आपने लाजमी सेम डायरेक्शन में यानी पैरेलल ड्रा करना है, क्योंकि रेजिस्टर में वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, हेंस वी हैव टू ड्रा देम इन सेम डायरेक्शन पैरेलल टू ईच अदर लाइक दिस. सपोज ये वेक्टर, ये आई वेक्टर आर लाइक दिस, ये वी वेक्टर, ये आई वेक्टर. देखो हमने हमेशा आई को वी से कम रखना है, क्योंकि आप जानते हैं v इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू v बाई आर. अब यहां पर आर की वजह से आई को थोड़ा कम होना पड़ता है. क्यों? क्योंकि आर रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वायर इज समथिंग, देयरफॉर हमेशा आई वी से कम. सो दे आर ड्रॉन पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू बिकॉज दे आर इन फेज. अब अगर हम कैपेसिटर एंड इंडक्टर की बात करें, कैपेसिटर और इंडक्टर में इनको हमने पैरेलल ड्रा नहीं करना है, इनको हमने ड्रा करना है परपेंडिकुलर आपके साथ. कहीं पर V लीड करेगा, कहीं पर I लीड करेगा. इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि वो आ जाए नेक्स्ट एमसीक्यू में. ये तक क्वेश्चन नंबर 19. चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में, जिसके अंदर हम कैपेसिटर एंड इंडक्टर की बात करेंगे कि हम इसको V और I को कैसे ड्रा करना है. तो आ जाए हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ. एमसीक्यू नंबर 20. The phasor diagram for inductor can be shown as, यानी इंडक्टर के लिए आपने फेजर डायग्राम को किस तरह ड्रा करना है इन ऑप्शंस में से. सबसे पहले आपको आना चाहिए कि इंडक्टर में करंट लीड कर रहा है या लेग, वोल्टेज लीड कर रहा है या लेग, या तो कैपेसिटर में क्या होता है. तो आप लोगों को मैंने एक फॉर्मूला बताई थी, वो क्या थी, सिविल हॉस्पिटल. यानी in inductor voltage leads the current by an angle of 90 degree, ये भी बताया था आपको. in capacitor current leads the voltage by an angle of 90, ये भी बताया था आपको. अब हमसे क्या मांग रहे हैं, फेजर फॉर इंडक्टर मांग रहे हैं. तो फेजर इंडक्टर के लिए वोल्टेज लीड करे, यानी वोल्टेज को करंट से आगे होना चाहिए. अब ऑप्शन से देखते हैं. ऑप्शन नंबर 1 में करंट वोल्टेज से लीड कर रहा है, आगे जा रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता. हाँ, ये होता है कैपेसिटर के लिए. किसके लिए? क्यों? इन कैपेसिटर करंट लीड्स द वोल्टेज बाय एंगल ऑफ 90 डिग्री. इट इज एंगल ऑफ 90 करेक्ट फॉर कैपेसिटर, नॉट फॉर इंडक्टर. तो ये नहीं हो सकता. वोल्टेज लीड्स द करंट, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि वोल्टेज आगे जा रहा है. सर देखते हैं दूसरे ऑप्शंस भी. करंट लीड्स द वोल्टेज, गलत है. वोल्टेज लीड्स द करंट, लेकिन यहां पर उन्होंने निशान किधर दिया है, मतलब कम होता जा रहा है, ये गलत है. द करेक्ट ऑप्शन इज दैट वोल्टेज लीड्स द करंट बाय एन एंगल ऑफ 90. क्योंकि अगर आपने वेक्टर ड्रा करना है, सो वेक्टर्स मस्ट बी ज्वाइंट टेल टू टेल. अब यहाँ पर ये नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब हेड ज्वाइन कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता. ये हो सकता है. यहाँ पर टेल टू टेल ज्वाइन है एंड एंगल इज 90, हेंस करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. याद रखना, जब भी हमने एंगल लेना है तो वेक्टर्स को टेल टू टेल या हेड टू हेड होना है, और हमने हमेशा स्मॉलर एंगल लेना है. तो करेक्ट ऑप्शन फॉर इंडक्टर इज बी. व्हाइल फॉर कैपेसिटर ऑप्शन ए वाज करेक्ट इफ द क्वेश्चन वाज अबाउट कैपेसिटर. ये तक क्वेश्चन नंबर 20. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ. एमसीक्यूज नंबर 21. एमसीक्यू 21. द एम्पलीट्यूड ऑफ इफेक्टिव करंट. अब ये क्या बात है, इफेक्टिव करंट? ओ भाई, इफेक्टिव करंट मींस आरएमएस करंट, रूट मींस स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट. मतलब जो करंट सर्किट के अंदर अब अफेक्ट कर रहा है, उस करंट की बात कर रहा है, इज आरएमएस cos फाई, आरएमएस sin फाई, आई नॉट cos फाई इंफिनिटी. अब एक बात याद रखना, हमारे पास एक फार्मूला है, पावर इज इक्वल टू वी आरएमएस आईआरएमएस cos phi. पावर इज इक्वल टू वी आरएमएस आईआरएमएस cos phi. अब ये जो आईआरएमएस cos phi, ये किसी सर्किट में इफेक्टिव करंट होता है. कौन सी करंट है? अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो प्योर रेजिस्टिव, इस थीटा को फाई बोलते हैं पावर फैक्टर. क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर. And power factor value for resistor is 1, for capacitor 90, for inductor 90. Hence, अगर हम कहीं पर भी बात करें, चाहे XC है, चाहे XL है, चाहे R है, चाहे तीनों है, चाहे दोनों है, तो यहाँ पर IRMS cos phi is effective current.
अब ऑप्शन में देख लें, RMS cos phi, ये सही है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो द करेक्ट ऑप्शन इज IRMS cos phi इज द इफेक्टिव करंट इन एनी सर्किट। जब आपके पास सपोज रेजिस्टिव सर्किट है, रेजिस्टिव, तो यहां पर phi is 0 एंड cos 0 is 1, सो आपका पावर फॉर्मूला क्या है, VRMS IRMS, दिस इज इफेक्टिव करंट नाउ। अगर कैपेसिटिव सर्किट है, कैपेसिटिव, तो थीटा phi is 90 and cos 90 is 0, hence power is 0, मतलब IRMS 0 करंट है, कुछ भी नहीं है। इस तरह अगर इंडक्टिव है, पावर भी एंगल 90, cos 90 0, पावर इज 0, इसलिए हम बोलते हैं कि द पावर लॉस in inductor and capacitor is 0 while the power loss in resistor is VRMS IRMS, क्योंकि यहाँ पर जो cos phi है, जो पावर फैक्टर है वो थीटा, उसकी कीमत मैक्सिमम 1 है, तो पावर इज B मैक्सिमम। ये था क्वेश्चन नंबर 21। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, the phase angle theta in RC series circuit is expressed is, आपके पास एक RC सीरीज सर्किट है, ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटेंस है, इसको हमने कनेक्ट किए एक लोड के सोर्स के साथ जो एसी सोर्स है। अब इस सर्किट के अंदर जो थीटा है, जो फेज एंगल है, इसकी कीमत क्या इनमें से। अब चूंकि अब यहां पर देखें, इन रेजिस्टर वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज व्हाइल इन कैपेसिटर करंट लीड्स द वोल्टेज, तो ये नेट वोल्टेज है, यहां पर हमने लगाई IR, यहां पर लगाई IC। अब जिस तरफ IR वहां पर R तो होगा रेजिस्टेंस, जिस तरफ IC वहां पर XC, XC इज रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर। अब जब हम इस थीटा को निकालेंगे, अब इसके मुताबिक ये जो नेट इंपेडेंस है, जो नेट करंट है, जो नेट रेजिस्टेंस है, वो ना तो वोल्टेज के साथ इन फेज है, ना तो आउट ऑफ फेज है, 90 डिग्री पर थीटा एंगल आउट ऑफ फेज। जब हम इस थीटा को निकालेंगे, तो अगर ये जगह XC तो ये भी XC है, सो टेंजेंट थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन, सो XC by R, हाँ ये सही है, थीटा इज टेंजेंट इनवर्स XC by R, ऑलवेज ट्रू, हमेशा सही है। सो दिस इज द फेज एंगल इन RC सीरीज सर्किट। तो क्वेश्चन नंबर 22। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। Question number 23. By increasing the resistance in RLC series circuit, quality factor, सबसे पहले आपको ये आना चाहिए, जिस तरह फॉर्म फैक्टर, जिस तरह फॉर्म फैक्टर, इसी तरह क्या क्वालिटी फैक्टर, याद रखना क्वालिटी फैक्टर Q एक ऐसी क्वांटिटी है जो आपको शार्पनेस ऑफ वेव बताता है, जो आपका वेव फॉर्म है वो कितनी शार्प या कितनी कम शार्प, कितनी ज्यादा शार्प है। अब अगर हमारे पास ये एक वेव फॉर्म है, लेट सपोज ऐसी वेव फॉर्म है जहां पर हमने RLC सीरीज सर्किट लिया है, तो लेट ये वेव फॉर्म, अब ये एक्चुअल में बात कर रहे हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर, रेजोनेंस। अब यहां पर लेट सपोज ये नॉट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ये आपके पास करंट वोल्टेज जो भी है, पावर है, करंट है, XCL, XC है, XL है, R है, जो भी है, इस साइड पर यहां पर F नॉट। अगर क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है, तो याद रखना आपका शार्पनेस इंक्रीज होगा, मतलब ये शार्प बनेगी इस तरह। ओके, एक और डायग्राम बनाता हूं इस तरह। अब दिस वेव फॉर्म इज मोर शार्प देन दिस वन, यानी इसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा, इसका कम है। अब क्वालिटी फैक्टर जितनी ज्यादा शार्पनेस ज्यादा, जितनी ये कम तो शार्पनेस कम। अब क्वालिटी फैक्टर इज अ फार्मूला Q is equal to 1 upon R into L upon C under root। एक और फार्मूला है, वो ये है F नॉट अपॉन बैंड विड्थ। F नॉट is resonance frequency, बैंड विड्थ is the width of the waveform। अच्छा, अगर सवाल के अंदर आप देखिए इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस, अगर हम R को इंक्रीज करें तो क्वालिटी फैक्टर डिक्रीजेस, मतलब शार्पनेस डिक्रीजेस। अगर हम R को डिक्रीज करें तो क्वालिटी फैक्टर इंक्रीजेस, मतलब शार्पनेस इंक्रीजेस। Hence in the question they have increased the resistance,
So quality factor must decrease, sharpness must decrease. Hence, the correct option is option number B. Quality factor decreases. ये थे हमारा क्वेश्चंस अबाउट AC सीरीज, AC चैप्टर, AC करंट वोल्टेज. कोशिश की कि इसके अंदर सारे कंसेप्ट्स और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हम क्लियर करें. फिर भी अगर आप उनको कहीं पर डाउट है, कोई मसला है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या तो आप इंस्टाग्राम पर, आप व्हाट्सएप पर नंबर दिए है बायो के अंदर, आप पूछ सकते जो भी मसला हो एसी के अंदर. आई होप समझ आ गया होगा. इंशाल्लाह मसला नहीं होगा इसके अंदर, एसी के अंदर. बस यही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं. कोशिश करते हैं और भी एक्सप्लेन करें आप उनके लिए, और भी पैदा करें ऐसी क्वेश्चंस. फिर भी कोशिश किया कि ये काफ़ी रहे हमारे लिए. आप इनमें से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्ट अस, फॉलो अस. आप फॉलो करेंगे तो चैनल ग्रोथ करेगा, हमारा भी फ़ायदा, आपका भी फ़ायदा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.